नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस खास खबर की ओर। लखनऊ में आज मंगलवार को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। इसके साथ ही इटावा में यादव जाति के कथावाचक के साथ हुई बदसलूकी को लेकर सरकार और जाति विशेष पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार में पीडीए समाज को हेय दृष्टि से देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि घटनाओं का पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए बीजेपी घटनाएं होने देती है। अगर बीजेपी कार्रवाई करे तो लोगों को न्याय मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी लोगों को भी चेतावनी दी और कहा कि उन्हें पीडीए समाज से चढ़ावा नहीं लेना चाहिए। यादव जाति के भागवताचार्य व्यास मुकुटमणि के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि ये सरकार निर्दयी और अलोकतांत्रिक है। इस सरकार के लोग लगातार अन्याय करा रहे हैं और वर्चस्ववादी लोग लगातार पीडीए परिवार के लोगों को अपमानित कर रहे हैं। देखिए प्रेस वार्ता के दौरान सपा मुखिया अखिलेश यादव ने आगे क्या कुछ कहा। मैं प्रेस का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक महत्वपूर्ण विषय पे आप लोगों को मैंने तकलीफ दी है। हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दाईं तरफ बैठे हमारे साथ। हम लोग जब कार्यालय में रहते हैं, प्रदेश भर से लोग संगठन के माध्यम से और कई बार जनप्रतिनिधि कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो समाज में हो रही हैं। कई बार जानकारी हम लोगों को देते हैं कि समाज में जो घटनाएं हो रही हैं, भारतीय जनता पार्टी उनका पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए घटनाएं होने देना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी, इनकी सरकार में बैठे लोग न्याय देने लगे और निष्पक्ष कार्रवाई करने लगे तो बहुत सारी घटनाएं होंगी नहीं, बहुत सारे गरीब लोगों को न्याय मिल जाएगा। इस सरकार का रवैया क्या है, इस सरकार का रास्ता क्या है? कई मौकों पर मैंने कहा यह सरकार हार्टलेस है, अनडेमोक्रेटिक है और हर वो काम अनकॉन्स्टिट्यूशनल उसको सपोर्ट करती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान, उसकी प्रस्तावना, केवल प्रस्तावना के तहत ही अगर सरकार फैसला लेने लगे तो हमारे गरीब, गांव में रहने वाले लोग, पीडीए परिवार के लोग, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और जिनके साथ अन्याय हो रहा है उनको न्याय मिलने लगे, उनका सम्मान होने लगे। इस सरकार में बैठे लोग लगातार अन्याय करा रहे हैं। वो प्रभुत्ववादी लोग, वर्चस्ववादी लोग, प्रभुत्ववादी लोग लगातार पीडीए परिवार के लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। सोचने का सवाल यह है, भागवत कथा सबके लिए है, भागवत कथा सबके लिए है। जब सब सुन सकते हैं तो सब बोल क्यों नहीं सकते? भागवत कथा अगर सबके लिए है, सब सुन सकते हैं तो सब बोल क्यों नहीं सकते हैं? भागवत कथा भगवान कृष्ण से जुड़ी है। अगर सच्चे कृष्ण भक्तों को ही भगवत कथा कहने से रोका जाएगा, भागवत कथा तो भगवान कृष्ण से जुड़ी है। अगर सच्चे कृष्ण भक्तों को ही भागवत कथा कहने से रोका जाएगा तो कोई ये अपमान क्यों सहेगा? क्यों सहेगा कोई अपमान? कुछ लोग, वर्चस्ववादी लोग,
प्रभुत्ववादी लोग कथा वाचन में अपना एकाधिकार बनाए रखना चाहते हैं। ये एकाधिकार छीने नहीं उनका, वर्चस्ववादी लोगों का एकाधिकार छीने नहीं। कथा वाचन को जिन्होंने भावना की जगह व्यवसाय बना लिया है, व्यवसाय बनाने वाले लोग हमारे इटावा कथा वाचन पीढ़ी अपमान कांड उन्हीं कुछ प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी की वजह से घटित हुआ है। लोगों को इतना ही परहेज है तो घोषित कर दें कि परंपरागत रूप से कथा कहने वाले वर्चस्ववादी पीढ़ी समाज द्वारा दिया गया चढ़ावा, चंदा, दान, दक्षिणा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और अगर एकाधिकार ही आपको लाना है तो समय समय पर आप बहुत दावा करते हैं कि 370 खत्म किया है, तो देश में आप कानून ले आओ कि कथा वाचन का काम और एकाधिकार के लिए कानून ले आइए कि आप ही कह सकते हो और कोई दूसरा नहीं कह सकता। अगर पीढ़ी समाज से इन लोगों को इतना ही परहेज है तो घोषित कर दें कि परंपरागत रूप से कथा कहने वाले वर्चस्ववादी पीढ़ी समाज द्वारा दिया गया चढ़ावा, चंदा, दान, दक्षिणा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी समय समय पर कभी घर को गंगा जल से तो कभी मंदिर को धुलवाकर पीढ़ी समाज का मानसिक उत्पीड़न व अपमान करते हैं, और अब तो सिर तक मुड़वा रहे हैं। अभी तक तो हमने आपने वो घटनाएं सुनी, देखी, जहां पर घरों को गंगा जल से धोते थे ये लोग। अगर कोई पीढ़ी परिवार का मंदिर चला जाए तो मंदिर को गंगा जल से धोते हैं, और अब तो सीमा लांघ गई ये वर्चस्ववादी। आखिरकार किसका आशीर्वाद है? क्या सरकार का आशीर्वाद नहीं है, जिसकी वजह से सर तक मुंडवा दे रहे हैं, पेशाब तक करवा दे रहे हैं, और रात भर पीटना, पीटने के साथ साथ उनकी ढोलक छीन लेना, हारमोनियम छीन लेना, दबाव बनाकर के कितने पैसे देना था कथावाचक के लिए, उसमें जो खर्चा हुआ वो खर्चा नहीं दोगे तो रात भर पिटोगे, अगर पैसा दे दोगे तो बचोगे। आखिरकार ये वर्चस्ववादी और प्रभुत्ववादी लोग इतनी ताकत कहां से पा रहे हैं? भाजपा राज में पीढ़ी समाज को हे दृष्टि से देखा जाता है। आदरणीय रामजी सुमन जी ने तो कुछ घटनाएं बताई हैं, कुछ महत्वपूर्ण पदों पे बैठे लोगों के बारे में बताया है। सुना है हमने कि देश की सर्वोच्च सीट पर बैठने वाले के साथ भी कभी अपमान हुआ है। देश के राष्ट्रपति भी हे दृष्टि का सामना कर चुके हैं। सच तो यह है कि जैसे जैसे पीढ़ी समाज में चेतना और जागरूकता बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे पीढ़ी समाज पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए वर्चस्ववादी के पीढ़ी समाज पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। की बेटी के साथ अन्याय हुआ, अगर उसके परिवार के लोग खड़े हो गए तो उसके पिता पे भी मुकदमे लगा करके जेल भेज दिया, इनाम भी घोषित कर दिया। हमारी पार्टी के अध्यक्ष उस परिवार से मिलकर के उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए, उस परिवार की मदद के लिए जा रहे थे तो पुलिस लगाकर रोक दिया। आखिरकार ये वर्चस्ववादी और प्रभुत्ववादी लोग चाहते क्या हैं? पीढ़ी समाज पर लगातार बढ़ते हमलों का असली कारण यह है कि वर्चस्ववादियों को लगता है कि उनके पीछे आज भाजपा की वो सरकार खड़ी है जो सदियों से शक्तिशाली रहे लोगों की सरकार है और वो उन्हें बचा लेगी। लेकिन अब पीढ़ी समाज की एकता और एकजुटता इसका जवाब डट करके देगी। अगर भाजपा को लगता है
कि भागवत या कोई कथा कहने पर एक वर्ग विशेष का ही अधिकार है, तो फिर वो इसके लिए भी कानून बना करके दिखा दें। कई बार कई कानून के लिए बहुत दावा करते हैं लोग, तो इसके लिए भी कानून बना लें कि इसके अलावा कोई कथा वाचन नहीं कर सकता। जिस दिन पीडीएस समाज ने अपनी कथा अलग से कहने शुरू कर दी, उस दिन इन परंपरागत शक्तियों का साम्राज्य ढह जाएगा। और मैं तो एक ही बात कहूंगा, भाजपा जाए तो हम सबको चैन आएगा। और घटनाएं कोई एक दो नहीं है। सुल्तानपुर में महेंद्र प्रताप मौर्य जी एडवर्ड को गोली मार करके मार दिया गया। घटना महोबा की याद होगा आपको। पिछले महीने की बात है, मैं यहां नहीं था, मैं बाहर था, लेकिन हमारे लोग पहुंचे और परिवार की मदद कर करके भी आए थे। दलित नवविवाहित जोड़े को सामंतवादियों ने चप्पल उतरा के उनके घर से गुजरने को कहा। जब उन्होंने मना किया तो दूल्हे को, उसके परिवार को और नवविवाहिता को बुरी तरह मारा गया। क्या ये कोई कल्पना कर सकता आज के समय पर, जब हम विश्व गुरु बनना चाहते हो, दुनिया को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बातें बताना चाहते हो, दुनिया में हम विकसित भारत बना करके खड़ा करना चाहते हो, दुनिया में ये कहते हो कि अब हमसे आगे कुछ ही अर्थव्यवस्था है, वहां पर सोचिए नई नई शादी हो, आप हमारे घर के सामने से तभी निकल सकते हैं जब आप चप्पल उतार करके जाएंगे, और नहीं ऐसा करते हो तो आपको अपमानित होना पड़ेगा। ईटा की घटना, जैतपुरा की अम्बेडकर जयंती पर शोभा यात्रा नहीं निकालने दी। दलित परिवार में शादी, बारात आई, बेटी की शादी में सत्ता समर्थकों ने बवाल किया, और फिर जब पुलिस आई तो पुलिस को न्याय देना था, न्याय नहीं दिया। जिनके साथ अपमान हो रहा था उन्हीं को पीटा पुलिस ने, सोचिए आप, उन्हीं को अपमानित किया पुलिस ने। और इटावा की घटना तो आपको पता ही है। और ये सब इसलिए हो रहा है कि 2500 लोग ही इसको, सरकार को चला रहे हैं। 2500 लोग पिछले 9 साल से, 20 साल से इधर उधर 2500 ही लोग खेल खेल रहे हैं। हम इन कथावाचकों का धन्यवाद देते हैं कि हमारे बुलाने पर आए हैं। कथा बाचने नहीं जा रहा है, इस बार वोट डालने जा रहा है। यही डर है उनको। इसीलिए जब वोट डालने की सूची बनती है, किन किन अधिकारियों की पोस्टिंग होगी, पीडीए नहीं होगा उसमें। आप अयोध्या का एक एग्जाम्पलरी केस है, आप पढ़िए ना, देखिए, राइट फ्रॉम जहां से बोर्ड पढ़ने से लेकर आखिरी तक किसको कहां पोस्टिंग होनी है, किसको क्या टारगेट फिक्स है, किसको कितना वोट देना है, कौन सा मंत्री किस बूथ पर रहेगा। मंत्री का आदमी पकड़ा गया, कितने हजार लोग बाहर से आए। वो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इतना पता है मुझे, मथुरा वृंदावन में भी जमीन बहुत बीजेपी के लोगों ने कब्जा की है, इतनी कब्जा की। कल 3 विधायकों को सपा से निष्कासित किया गया, उसके बाद तमाम तरह के एलिगेशन उनके द्वारा लगाए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के ऊपर। तुम लोग समझदार नहीं हो। वो, अरे रुक जाओ ना, एक मिनट रुक जाओ ना, यहीं खत्म कर देंगे आखिरी यहीं पर। उसमें एक टेक्निकल इशू आ रहा था, वो मंत्री नहीं बन पा रहे थे। उनको ये कह के टाला जा रहा था कि अभी आप समाजवादी पार्टी के हैं, और अगर आप मंत्री बनाए जाएंगे तो आपको अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ेगी, चुनाव दोबारा होगा, बाई इलेक्शन होगा। तो आप समझिए, उनका टेक्निकल इशू मैंने खत्म कर दिया, अब वो मंत्री बन सकते हैं। अब आप पूछोगे कि 3 निकाले और क्यों नहीं निकाले। मंत्री सबको बनना था, सबको आश्वासन था, पैकेज क्या मिला उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं।
किसी के नाम में ही पैकेज हो तो सोचो कितना पैकेज देगा। सेठ, जो सेठ हो उस पर कुछ भी हो सकता है, तो पैकेज नाम में ही पैकेज है तो सोचो कितना बड़ा पैकेज मिल सकता है किसी को। तो जो टेक्निकल इशू था वो रिजॉल्व किया है कि अब मंत्री बन सकते हैं। जब ये 3 मंत्री बन जाएंगे तो बाकियों का भी टेक्निकल वो हम रिजॉल्व कर देंगे। तो ये मंत्री बनने के लिए मैंने उन्हें पार्टी से निकाला है, हम सब ने तय करके। हमारी राय है, सब लोगों की राय बनी कि इन्हें मंत्री बनने दिया जाए, इसलिए हम लोग निकाल दिया। अब बीजेपी की जिम्मेदारी है कि इन्हें जल्दी मंत्री बनाए, तो बाकी लोगों को हम भी हटा दें तो वो भी मंत्री बन जाए। आप समझ गए टेक्निकल। धन्यवाद। दरअसल इटावा जिले के थाना बकेवर क्षेत्र के गांव कथावाचक मुकुटमणि यादव और उनके सहायक संत कुमार यादव के साथ ब्राह्मण समुदाय के कुछ लोगों ने बदसलूकी की थी। लोगों ने उनकी चोटी और बाल काट दिए थे। जाति सूचक शब्द कहते हुए वीडियो भी बनाया था, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पीड़ितों का आरोप है कि उन्हें फर्जी कथावाचक बताकर बंधक बनाया गया। संत कुमार के चोटी और बाल काटे गए और एक महिला से जबरन पैर छुआए गए। इसके साथ ही हारमोनियम भी तोड़ दिया गया और उन पर मानव मूत्र का छिड़काव किया गया। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।